हाय स्टूडेंट्स, यूनिट काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन और आज पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो उसका जो मोशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप देखिए जैसे फ़ैन चलता है, जो फ़ैन के ब्लेड्स होते हैं उनका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है उस वक्त, चलते वक्त या रुकते वक्त नहीं, जब वो कंटिन्यूस चल रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे जो क्लॉक होती है, घड़ियाँ होती हैं, उनकी जो सुइयाँ होती हैं, चाहे वो सेकंड हैंड हो, चाहे वो मिनट हैंड हो, चाहे वो और हैंड हो, उनका जो मोशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, तो आप देखिए इस टाइप का मोशन होगा। अब आप देखिए कि अगर ये है सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं कोई पार्टिकल यहाँ से हमने जब ऑब्ज़र्व किया t = 0 पर, तो उसकी पोजीशन कहाँ है, P0 पर उसकी पोजीशन है। उस वक्त जब आपने स्टॉप क्लॉक को ऑन किया सपोज़ t = 0 पर, तो वो है P0 पर, वो है P0 पर इस वक्त। फिर आपने देखा टाइम t1 बाद, टाइम t1 हो गया। जब आपने देखा टाइम t1 हो गया स्टॉप क्लॉक में तो वो यहाँ पहुँच गया। जब टाइम t2 हो गया तो वो यहाँ पर पहुँच गया। इसका मतलब कि जब टाइम 0 था तो वो P0 पर था, जब टाइम t1 हो गया तो वो पहुँच गया P1 पर, जब टाइम t2 हो गया तो वो पहुँच गया P2 पर। ओके, ये हो गया। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि जब वो स्टॉप को आपने ऑन किया और t1 टाइम बाद देखा तो वो यहाँ से यहाँ पहुँचा। उस वक्त उसे जो एंगल कवर किया, ये एंगल है सपोज़ θ1, ये एंगल है θ1, और जब पहुँचा t2 पर तो जो एंगल कवर किया ये एंगल है θ2, ये आप मानिए। इसी तरह से हम ये मानते हैं कि जब वो यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा तो जो डिस्टेंस कवर की है ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस सपोज़ s1, और जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है सपोज़ s2, ये आप देख रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डिफ़ाइन करेंगे। आप देख रहे हैं जो पार्टिकल है ये चल रहा है एक सर्कुलर पाथ पर और इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसलिए कहते हैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आप देखेंगे कि P0, P1 और P2 पर अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी वेलोसिटीज़ क्या हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटीज़ होंगी वो हमेशा होती हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये V0 होगा, ये V1 होगा और ये V2 होगा। ये V0 वेक्टर, ये V1 वेक्टर, ये V2 वेक्टर, और जितने भी एरो बनाऊंगा उनकी लेंथ इक्वल होगी। इसका मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम स्पीड कहते हैं, वो हर पॉइंट पर सेम होगी। इसलिए इसका जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए हम बात करें टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन ओवर दिस सर्कल और ऑन दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आप लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल
to complete one rotation on this circle is called its time period. कैपिटल टी, ऐसा यूनिट आप जानते हैं सेकंड। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी को हम एन या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए एक सेकंड में जितने रोटेशंस या जितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है पार्टिकल, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोटेशंस completed by the particle in 1 second on this circle is called its frequency of rotation। तो कितना होगा n, जो n होगा या जो न्यू होगा ये होगा 1/t, ये होगा। और आप जानते हैं कि जो इसकी ऐसा यूनिट होगी या तो पर सेकेंड या हर्ट्ज, ये होगी। फिर आप देखिए लीनियर वेलोसिटी, सब जानते हैं लीनियर वेलोसिटी के बारे में। लीनियर वेलोसिटी हम ये मान रहे हैं यहाँ पर कि ये पॉइंट्स बहुत पास पास हैं, ये पॉइंट्स जो हैं बहुत पास पास हैं। तो अगर एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये सपोज़ बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में, यहाँ पर कहाँ पर टाइम था T1, यहाँ पर था T2, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया T2 माइनस T1। और जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से बॉडी यहाँ डिस्प्लेस हुई, तो ये था S2 और ये था S1, तो S2 माइनस S1, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उस केस में जो लीनियर वेलोसिटी होगी फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कर्व पाथ है, तो कर्व पाथ में आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, अगर यहाँ से तक बॉडी पहुँचेगी तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होगा तो जो कर्व पाथ भी होगा वो एक स्ट्रेट पाथ के इक्विवेलेंट होगा। तो उस केस में आप लिखेंगे कि फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज लीनियर वेलोसिटी, ये होगा वेक्टर v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होगा। या v वेक्टर इज इक्वल टू S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1, ये होगा। या आप क्या करिए, अगर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, आप लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप लिखेंगे कि वेक्टर v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये आप लिखेंगे। और उस केस में आप लिमिट ले लेंगे कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे। अगर आप बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी तो जाएगा v इज इक्वल टू
लिमिट लेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और आप देखिए यह है मीटर में, यह है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड ये होगा। फिर है एंगुलर वेलोसिटी। हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल वैसे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप देखिए कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल थीटा 2, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल थीटा 1, तो ये टाइम t2, ये टाइम t1, तो आप देखिए t2 माइनस t1 टाइम ये हुआ डेल्टा t टाइम, ओके। और इसमें यहाँ पर जो एंगल कवर किया गया है वो कवर किया गया ये, यहाँ से बॉडी चली और यहाँ पहुँच गई, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो है थीटा 2 माइनस थीटा 1, और जो टाइम पीरियड है उस ड्यूरेशन में यह है t2 माइनस t1। तो आप देख रहे हैं कि द rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. The time rate of change of the time rate of change of angular displacement is called angular velocity. आप लिखेंगे कि if particle covers delta theta angular displacement in time interval delta t, then angular velocity ये हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगी, ओके। और अगर टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है तो वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। आप लिखेंगे कि इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 then instantaneous एंगुलर वेलोसिटी ये होगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और आप लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा। आप देखिए कि इसका यूनिट होता है रेडियन एंगल का, इसका सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड, इट्स ऐसा यूनिट इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड टाइम पीरियड टी। अगर ये रिलेशन निकालना है आप लोगों को तो बहुत ही आसान रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि फॉर कंप्लीट रोटेशन जब बॉडी यहाँ से चली यहीं पर वापस लौट के आ गई तो टोटल कितना एंगल हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप जानते हैं टोटल एंगल जो होता है कितना होता है 2 पाई रेडियन, ओके। तो यहाँ पर होगा 2 पाई, यहाँ होगा 2 पाई, और टाइम कितना लगा कैपिटल टी। तो
तो आप लिखेंगे कि फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो एंगल होगा ये होगा 2 पाई, और जो टाइम लगेगा ये कितना लगा t। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या आपने फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी वी हैव क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और इसकी जगह कैपिटल टी। तो ये फॉर्मूला है, काफ़ी यूज़ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहें तो एक रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी एन। ये फॉर्मूला भी बहुत यूज़ होता है, आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा and frequency of rotation, frequency of rotation n। तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, आप लिखेंगे वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, यानी 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी। लेकिन आप जानते हैं 1 अपॉन टी क्या होता है, एन। आप लेंगे बट 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एन, आपका होगा 2 पाई न्यू, 2 पाई एन या 2 पाई न्यू, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। या रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, ये आपको ड्राइव करना है। जैसे कि आपने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, आपने देखा एक पार्टिकल यहाँ पर था और वो पहुँच गया यहाँ पर। आप देखिए कि यहाँ पर था t1 टाइम पर, यहाँ पहुँच गया t2 टाइम बाद। इसका मतलब जो टाइम पीरियड यहाँ से तक पहुँचने में लगा, टाइम इंटरवल, वो हो गया डेल्टा टी। डेल्टा टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। इसने P1 से P2 तक पहुँचने में जो एंगल कवर किया है, आप देखिए कि यहाँ पर कितना था एंगल, ये था θ1, यहाँ कितना था θ2। तो जो एंगल कवर किया है इसने, जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है डेल्टा थीटा, यानी θ2 माइनस θ1 इतना। और आप देखिए जो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है P1 से P2 तक का, ये कितना है, ये है डेल्टा s। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये कितना है r, ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसकी स्पीड आप देखिए कि इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, यही तो है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड v ही है। ओके, आप देखिए कि यहाँ पर यह है v1 और यह है v2, यह है v1 वेक्टर और यह है v2 वेक्टर। लेकिन आप जानते हैं
कि V1 और V2 जो दोनों का मैग्नीट्यूड है ये कितना है, ये V ही है, ये जो है ये V ही है। ओके, तो अब आप लोगों को ड्राइव करना है रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा। तो आप कर सकते हैं, आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आप लोग रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं। आप लिखेंगे कि फ्रॉम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। We have in triangle OP1 P2, तो एंगल है ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर कितनी है, डेल्टा एस अपॉन रेडियस है आर। अब दोनों साइड आप लोग डेल्टा से डिवाइड कर दीजिए। आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी वी गेट, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 अपॉन आर ले लीजिए, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है। आप लिखेंगे कि इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी गेट, तो आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो आप जानते हैं ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, ये है ओमेगा। ओके, और ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, ये है v। ओके, आप लिखेंगे बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इट इज़ v। वह समझ लीजिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लीनियर वेलोसिटी, तो ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू वी, या आप कहते हैं v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये रिलेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। आप कह सको वेक्टर फॉर्म में बताई थी इसकी आप लोगों को, इन वेक्टर फॉर्म तो था वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो ये रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में। अब आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग फ़ैन को देखें, एक फ़ैन चल रहा है, आप उसको ऑब्ज़र्व करें, उसके ब्लेड को ऑब्ज़र्व करें, तो आप देखेंगे कि उसका ब्लेड क्या चल रहा होगा, ये इस तरह चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ब्लेड पर, ये ब्लेड पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो क्या उनकी एंगुलर स्पीड अलग अलग है या नहीं। तो आप देखेंगे कि ये ब्लेड है, ये डेली टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा या यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है,
तो इसका हर पार्टिकल यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ एक साथ पहुँचेगा। उसे टाइम लगेगा डेल्टा टी। और क्या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगल कवर किया है, वो अलग अलग है? तो आप कहेंगे नहीं, एंगल अलग नहीं है। जितना एंगल ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है। तो सबका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है और डेल्टा टी भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले फॉर्मूले से अगर आप देखें तो डेल्टा थीटा भी सेम है और डेल्टा टी भी सेम है। इसलिए जो हर पार्टिकल है उसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो सेम है। सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जितने पार्टिकल्स हैं फैन पर, जितने पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सेंटर पर हो, चाहे ब्लेड की टिप पर हो, चाहे बीच में कहीं पर भी हो, तो सबकी एंगुलर स्पीड सेम होगी, ओमेगा सबके लिए सेम होगा। लेकिन क्या वी सेम होगा? तो फार्मूला है V = R ओमेगा। ओमेगा सेम है लेकिन R अलग अलग है। जो आउटर मोस्ट पॉइंट है उसका R सबसे ज़्यादा और आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो R कम होता जा रहा है। इसलिए जो सबसे बाहर का पार्टिकल होगा उसकी लीनियर स्पीड सबसे ज़्यादा, अंदर आओगे कम होती जाएगी, 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 कम होती जाएगी। और जो सेंटर वाला है क्या उसकी ज़ीरो स्पीड होगी? जो सेंटर पॉइंट है फैन का, तो क्या उसकी लीनियर स्पीड ज़ीरो है? क्योंकि R तो ज़ीरो है उसके लिए, यहाँ पहुँच गया तो R तो ज़ीरो है। तो आप कहेंगे हाँ ज़ीरो है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, वो पॉइंट वहीं पर रहेगा और घूमता रहेगा, उसकी एंगल स्पीड ज़ीरो नहीं होगी। अगर वो पॉइंट भी है तो वो ऐसे घूम रहा है, ये एंगल तो कवर कर रहा है लेकिन अपनी जगह हिल नहीं रहा है, इसलिए उसकी लीनियर स्पीड तो ज़ीरो है लेकिन एंगुलर स्पीड ज़ीरो उसकी नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जितने पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो लीनियर स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है और हर पार्टिकल की जो एंगुलर स्पीड होती है वो सेम होती है। इस फॉर्मूले को आप ठीक तरीके से समझ लीजिए। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। इन सब बातों को समझ लेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो समझ में आएगा आप लोगों के। तो इसको पढ़ के रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तब तक के लिए बाय बाय।